फीमेल की जो एग बनाने की कैपेसिटी है वो एक निर्धारित कैपेसिटी है। नेचर का रूल है, वो कहता है कि फीमेल के एग बनाने की और प्रेग्नेंट होने की जो बेस्ट एज है वो 20 से 30 साल होती है। जब हम आदमी की बात करें तो जो स्पर्म वो बनाने शुरू करता है 15-20 साल की एज में, वो 30, 40, 50, 60, 70 साल तक आम तौर पे उनमें कोई कमी नहीं आती। 30 के बाद में दुनिया की कोई भी औरत है, चाहे वो पंजाब की है, बम्बई की है, किसी भी डेवलप्ड कंट्री की, अमेरिका, यूरोप, किसी की भी है, जब वो 30 साल को क्रॉस करती है तो उसकी एग बनाने की कैपेसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। मेल के स्पर्म के काउंट के ऊपर में बहुत ज़्यादा साइंस उसको नहीं मानती है, तो वो मानती है कि मेल के जो शुक्राणु हैं वो वैसे ही रहेंगे। हाँ, शुक्राणु अगर कम हो रहे हैं मेल के अंदर में, तो वो उम्र की बजाय हमें और बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि ये किस वजह से ये शुक्राणु कम हो रहे हैं। सोशल एग फ्रीजिंग, वो शायद आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स में सुना होगा कि किसी सेलिब्रिटी ने ये जो एग्स हैं ये फ्रीज़ कराए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हेल्थ टॉक शो में और मैं हूं आपके साथ तान्या पाठक। हर बार की तरह इस शो में हम हेल्थ से जुड़े उन हर छोटी बड़ी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो आपको सही जानकारी दे। और आज का मुद्दा भी हमारा बेहद खास है, स्पेशली उन महिलाओं के लिए और उन कपल्स के लिए जिनको बेबी प्लान करने में दिक्कत आ रही है या फिर वो अभी बेबी प्लान करने का सोच रहे हैं। और इसी मुद्दे से जुड़े हमारे सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरबजीत सिंह, जो आईवीएफ एक्सपर्ट भी हैं और सरब हेल्थ केयर के फाउंडर भी। नमस्कार डॉक्टर सरबजीत सिंह, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सरब, जब भी आईवीएफ का जिक्र होता है तो एक टर्म है बायोलॉजिकल क्लॉक, उसका साथ में हमेशा जिक्र रहता है, तो ये टर्म को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, बायोलॉजिकल क्लॉक बेसिकली फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में जनरली आईवीएफ में कहा जाता है। सो बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब है कि फीमेल की जो एग बनाने की कैपेसिटी है वो एक निर्धारित कैपेसिटी है। हम लोग ये मानते हैं कि मेल और फीमेल दो अलग अलग पहलू हैं जो ऊपर वाले ने बनाए हैं। हमारी साइंस कहती है कि दोनों की सेक्सुअल लाइफ जो है वो 13-14 साल के आसपास शुरू होती है, जिसमें आदमी स्पर्म बनाता है और फीमेल के पीरियड शुरू होते हैं, यानी कि एग बनने शुरू होते हैं। तो जब हम आदमी की बात करें तो जो स्पर्म वो बनाने शुरू करता है 15-20 साल की एज में, वो 30, 40, 50, 60, 70 साल तक आम तौर पे उनमें कोई कमी नहीं आती है। यानी कि बढ़ती हुई उम्र का आदमी के वीरज पे कोई असर नहीं पड़ता है और उसकी क्वालिटी क्वांटिटी वैसे ही रहती है। लेकिन ये चीज़ फीमेल के अंदर में बिल्कुल उल्टी होती है और ये नेचर का रूल है। वो कहता है कि फ़ीमेल के एग बनाने की और प्रेग्नेंट होने की जो बेस्ट एज है वो 20 से 30 साल होती है। 30 के बाद में दुनिया की कोई भी औरत है, चाहे वो पंजाब की है, बम्बई की है, किसी भी डेवलप्ड कंट्री की, अमेरिका, यूरोप, किसी की भी है, जब वो 30 साल को क्रॉस करती है तो उसकी एग बनाने की कैपेसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। कम होने का मतलब होता है उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी, मात्रा दोनों कम होती हैं। तो 30 से 35 तक ये धीरे धीरे कम होती है, लेकिन 35-36 के बाद में फिर ये तेज़ी से कम होनी शुरू हो जाती है, उसकी क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। और ये इतनी कम होनी शुरू हो जाती है कि 40, 41, 42 के आसपास आकर उन एग्स के अंदर फीमेल को प्रेग्नेंट करने की क्षमता कम हो जाती है। जहाँ पे वो 30 साल में बहुत आराम से प्रेग्नेंट होती है, वहाँ पे ही 40-41 साल में उसको स्ट्रगल करना पड़ता है प्रेगनेंसी के लिए। फिर आगे आने वाले टाइम पे और एग कम हो जाते हैं और धीरे धीरे करके ये बंद हो जाएंगे और पीरियड्स यानी कि मीनोपॉज की तरफ फीमेल चली जाती है। तो ये जो टर्म है ये बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हर फीमेल के अंदर में कि टिक टिक होना शुरू हो जाता है 30 से 35 के बाद में।
सर अभी आपने विमेन का स्पेशली बताया, तो मेल का भी कोई बायोलॉजिकल क्लॉक अलग से होगा? क्योंकि अभी आपने ये भी बताया कि 30-40 में भी उनको खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नील स्पर्म कॉन्सेप्ट भी बहुत है दूसरी साइड, तो ये थोड़ा दूसरी देखिए, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया? बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन बायोलॉजिकल क्लॉक जो है मेल के स्पर्म के काउंट के ऊपर में बहुत ज़्यादा साइंस उसको नहीं मानती है। तो वो मानती है कि मेल के जो शुक्राणु हैं वो वैसे ही रहेंगे। हाँ, शुक्राणु अगर कम हो रहे हैं मेल के अंदर में, तो वो उम्र की बजाय हमें और बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि ये किस वजह से ये शुक्राणु कम हो रहे हैं या फिर ज़ीरो हैं। तो अगर उसका ज़िक्र करेंगे तो उसके बहुत सारे कारण सामने आते हैं, जिसके अंदर में लाइफस्टाइल, उनका खाना पीना, मोटापा, ड्रग्स, अल्कोहल और जेनेटिक इश्यूज हो सकते हैं कि ये चीज़ फैमिली के अंदर चल रही है या बचपन से ही आगे चल रही थी। नसों का फूलना जिसको वेरिकोसील कहते हैं, इन्फेक्शंस होना। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके शुक्राणुओं को कम कर सकती होती है। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि एनवायरमेंटल और आपके लाइफस्टाइल के फैक्टर्स जो हैं ये ज़्यादा काम करते हैं। सर विमेन के कॉन्सेप्ट में क्या कुछ ऐसे अर्ली साइंस आ जाते हैं कि आपकी फर्टिलिटी कम हो गई है, कुछ ऐसे साइंस जो बॉडी देना शुरू कर दे? आ, बहुत सारे केसेस में तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कुछ केसेस के अंदर में, जैसे आपके पीरियड्स का इर्रेगुलर होना, अगर पीरियड्स इर्रेगुलर हो रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं पे एग बनाने की जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो रही है, या फिर फीमेल की एज 35 से एडवांस हो रही है, या फिर अगर उसने कभी अल्ट्रासाउंड कराया है तो उसके अंदर में कोई सिस्ट्स आई हैं, या फिर अगर उसके पीरियड्स बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट अगर पेनफुल है, तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि अंदर एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं बन रही है जो फीमेल के एग की कैपेसिटी को अपने हिसाब से कम करती है। तो अगर कुछ भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो फिर हमें ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि फ़ीमेल की इस सिचुएशन में एग बनाने की कैपेसिटी किस हिसाब से अभी खड़ी है। सर कई केसेस में ऐसा होता है कि पीरियड्स रेगुलर भी रहते हैं, लेकिन उनका फर्टिलिटी मतलब प्रोसेस जो है वो काफ़ी ख़राब रहता है कि वो बेबी नहीं कर पाते, तो वो कैसे काम में तो आएगा? इसके अंदर में ये चीज़ें रहती हैं कि सबसे पहले हमें समझना है कि प्रेगनेंसी में अगर नहीं ठहर रही है, प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है, तो सिर्फ एक पहलू को नहीं देखना होता है, हमें कलेक्टिवली हस्बैंड और वाइफ के हर पहलू को देखना होता है। हस्बैंड के अंदर में उसकी सीमन की क्वालिटी, उसमें कितने स्पर्म हैं, मोटिलिटी भागने वाले कितने हैं, मॉर्फोलॉजी शेप कैसी है। फिर वाइफ के अंदर में हमें उसकी एग बनाने की कैपेसिटी, उसकी ट्यूब्स कैसी हैं, उसका यूट्रस कैसे है। तो ये सारे पहलू देखने के बाद ही हम लोग असेस कर पाते हैं कि ये एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है। और जो आप बात कर रही हैं वो है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन्ड का मतलब है कि कुछ 30 to 40% केसेस ऐसे भी निकल के आते हैं जिनके अंदर में ना हस्बैंड में ना वाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, और इस चीज़ का साइंस के पास कोई जवाब नहीं होता है, तो हम उसको फिर अनएक्सप्लेन्ड कैटेगरी के अंदर रख देते हैं। सर ये भी है कि आईवीएफ के बाद, जब से ये आईवीएफ कॉन्सेप्ट आया है उसके बाद लोग भी सोचते हैं कि नहीं बाद में देख लेंगे, अब तो ये भी ट्रीटमेंट है, तो इस नज़रिए को आप कितना रिस्की मानते हैं? आईवीएफ आपकी प्रेगनेंसी को जल्दी ला कर देता है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि आईवीएफ लास्ट रिजॉर्ट है, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। आईवीएफ एक ऐसा तरीका है जो आपको प्रेगनेंसी जल्दी भी ला के देता है। तो अगर किसी भी तरह से इशू आ रहा है और वो इशू मॉडरेट टू सीवियर है, मॉडरेट टू सीवियर का मतलब होता है कि शुक्राणु काफ़ी कम है या बिल्कुल ज़ीरो हैं, तो आपको आईवीएफ इक्सी की सहायता से आपको प्रेग्नेंट किया जा सकता है। फीमेल के एग जो हैं वो उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, एएमएच, रिज़र्व, एज बढ़ रही है, वो आपको आईवीएफ के अंदर प्रेगनेंसी जल्दी ला कर देगी। अगर आपके पीसीओएस की प्रॉब्लम है, एग्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके अंदर में भी आईवीएफ आपको बेहतर तरीके से प्रेगनेंसी देता है। सिस्ट्स हैं, ट्यूब्स ब्लॉक हैं, तो ये सारी चीज़ों में आप आईवीएफ का इस्तेमाल करके उनको प्रेगनेंसी जल्दी तरीके से दे सकते हैं। सर जैसा आजकल का लाइफस्टाइल है उसमें लेट मैरिज और लेट प्रेगनेंसी ये चीज़ें काफ़ी बढ़कर सामने आ रही हैं, तो ये
आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे लोगों तक के ये कितना उनके लिए रिस्की हो सकता है ये फैसला? तो इसीलिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक जो है आपका जो क्लिक कर रहा है वो आपके प्रोफेशन को नहीं देखता है। तो अगर किसी भी रीज़न से अगर फीमेल को लगता है कि वो प्रेगनेंसी नहीं अचीव कर पाएगी, वो अनमैरिड है, प्रोफेशनल उसको अपस्केल करना है अपने आप को, आने वाले टाइम के अंदर में प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी, मैरिज के कोई प्लान नहीं है, लेकिन एज 35 के अराउंड हो चुकी है या होने वाली है और नियर फ्यूचर में उनको लगता है कि मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊंगी, मैरिज नहीं कर पाऊंगी, तो ऐसी फीमेल के लिए कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसको हम लोग कहते हैं सोशल एग फ्रीजिंग। वो शायद आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स में सुना होगा कि किसी सेलिब्रिटी ने ये जो एग्स हैं ये फ्रीज़ कराए हैं। तो सोशल एग फ्रीजिंग का मतलब होता है कि आपकी यंगर एज में जब आपके उस बायोलॉजिकल क्लॉक ने अभी आपकी एग बनाने की कैपेसिटी पे असर नहीं डाला है, आप उसी टाइम पे अपने एग्स को बनवा के, अपने एग्स को निकलवा के उसको फ्रीज़ कर सकती होती हैं, स्टोर करवा सकती होती हैं और लेटर ऑन जब भी आपकी प्रेगनेंसी लेने का आपका मन बने, ठीक है, 35 के बाद, 36 के बाद, 40 के आसपास, तो जब आपके एक्चुअल एग कम हो चुके होंगे तो तब आपके पास में एक ऑप्शन रहती है कि आपने अपने एग्स फ्रीज़ करवाए हुए हैं, तो फिर आप उन एग्स को निकलवा के अपने पार्टनर के सीमन के साथ इस्तेमाल करके बच्चा तैयार करवा के आपके अंदर रख सकते हैं। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एग फ्रीजिंग। सर, सोशल एग फ्रीजिंग की कोई आइडल एज भी है कि विमेन के लिए, और क्या ये कुछ ऐसा इसके रूल्स रेगुलेशंस कैसे हैं कि मैरिड ही करवा सकते हैं या उसको आप कैसे बताएंगे? सोशल एग फ्रीजिंग जनरली तो अनमैरिड फीमेल के अंदर ही फ़िलहाल की घड़ी में मैं एडवाइस करूंगा। अगर वो मैरिड है तो हम लोग कहते हैं कि आप अपने एम्ब्रियोस फ्रीज़ करवा लीजिएगा, यानी कि स्पर्म एग को मिला के बच्चा तैयार करवा के फ्रीज़ करवा लीजिए अगर आप किसी भी कारण से अभी नहीं प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं। लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं तो फिर आपके लिए एग फ्रीज़ किए जाते हैं, और जब आप इस चीज़ का डिसीजन ले रही हैं तो नेचुरली आप जितनी यंगर एज पे ये डिसीजन लेंगे उतना ही आपके लिए एग की क्वालिटी और क्वांटिटी बेहतर होगी। तो ख़ास करके फिर हम लोग सजेस्ट करते होते हैं ये कि 30 से 35 के बीच में अगर आप प्लान नहीं कर रही हैं आगे प्रेग्नेंट होने के लिए तो ये एज आपके लिए आइडियल गिनी जाएगी। सर, अगर कोई लेट एज में एग फ्रीज करवाना चाहे तो उसके आउटकम कैसे होंगे? उसमें ये रहता है कि देखिए इसका कोई मैजिक नंबर नहीं होता है, लेकिन मेरे तजुर्बे के हिसाब से कि आपको कम से कम 10 से लेके 20 एग्स तक जो मैच्योर हैं अगर आप वो फ्रीज़ करवाती हैं तो वो आने वाले टाइम पे आपके लिए बेहतर साबित होता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो कई बार हमें उन एग्स को बनाने में भी मुश्किल होती है, तो कई बार आपको एक साइकिल में प्रॉपर एग नहीं मिलते हैं तो आपको एक बार और उनके एग्स को बनाना पड़ता है, रिट्रीव करना पड़ता है। तो इसीलिए जितना यंगर आप डिसीजन लेंगे एग की क्वालिटी भी बेहतर होगी, नंबर भी बेहतर बनेगा, स्टोरेज बेहतर होएगी। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो आप डिसीजन अगर लेट ले रही हैं तो आपके एग भी कम मिलेंगे, तो हमें वो बार बार उस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ता है। अगर इसका सक्सेसफुल रेट देखा जाए एग फ्रीजिंग का तो आप क्या बताना चाहेंगे? अभी मैं कहूँगा विद द न्यूअर जो टेक्निक्स हैं क्रायो फ्रीजिंग की, तो मैं कहूँगा कि एटलीस्ट 20 to 50% के करीब हमें रिट्रीवल इसका मिल जाता है। तो आने वाले टाइम पे मैं और उम्मीद करूँगा कि चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन आप कोई भी अगर डिसीजन ले रही हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने कंसल्टेंट के साथ में इस चीज़ के बारे में डिस्कस करें, आपकी क्या क्या ऑप्शंस हैं और इसके अंदर में क्या कमियां और क्या उसमें पॉजिटिव्स निकल के आते हैं। सर, एग फ्रीजिंग जो ये पूरा प्रोसेस रहता है इसमें फिजिकली और मेंटली विमेन को कितना प्रिपेयर होना पड़ता है? अगर कोई सोच रहा है तो आप उसको कैसे देखिए बताएंगे? ये जो प्रोसेस रहेगी एग फ्रीजिंग की तो उसके लिए साइकिल डिपेंडेंट प्रोसेस होती है। फीमेल के मेंस्ट्रुअल पीरियड के साइकिल के हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करनी होती है। तो ये ट्रीटमेंट के लिए फ़ीमेल को जैसे सेकंड डे आना होता है पीरियड्स के, तो हम लोग चेक करके उसको इंजेक्शंस देते हैं। तो वो रोज़ इंजेक्शन लगाने होते हैं फ़ीमेल को एग बनाने के लिए। तो सिंपल इंजेक्शंस होते हैं, वो खुद ही लगाती है। इंजेक्शन से उनको जनरली उनके कामकाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आराम से किसी भी एक टाइम पे इंजेक्शन लगा सकती हैं। पीरियड के सेकंड डे पे शुरू होते हैं,
पीरियड के 6th, 8th, 10th डे बुलाकर हम असेस करते हैं कि उसके एग्स कैसे बन रहे हैं। दवा को कम ज़्यादा करना होता है। 10 से लेके 12 दिन में जब उसके एग्स रेडी हो जाते हैं तब उसको बुलाकर अंडर एनेस्थीसिया वो एग्स हम लोग अल्ट्रासाउंड से रिट्रीव कर लेते हैं, यानी कि अपने पास स्टोर कर लेते हैं। तो ये अंडर एनेस्थीसिया प्रोसेस होता है, तो वो 2 से लेके 4 घंटे हमारे हॉस्पिटल में स्टे करती है। फिर उसके बाद में चली जाती है अपनी प्रीलिमिनरी डिस्कशन करके, जहाँ पे हम उनको बताते हैं कि ये आपके एग्स रिट्रीव हुए हैं और ये हमने आपके एग्स फ्रीज़ किए हैं। तो फीमेल को समझना होता है कि ये जो प्रोसेस है उसके अंदर में उसको 6 से लेके 7 बार हमारे हॉस्पिटल में विज़िट्स देनी पड़ सकती हैं। कभी एडमिट नहीं होना होता है। सिर्फ जिस दिन हमने एग निकालने हैं, क्योंकि वो प्रोसीजर अंडर एनेस्थीसिया होता है, तो उसको 4 to 6 आवर्स के लिए हमारे हॉस्पिटल में रुकना होता है। अभी आपने इंजेक्शंस का भी जिक्र किया। ये हार्मोनल इंजेक्शंस को लेके भी बहुत सारे मिथ हैं, लोग डरते हैं। जो लड़कियां हैं वो सोचती हैं कि उनके आगे हेल्थ पे भी असर पड़ सकता है, तो आप ये कैसे मिथ बस्ट नहीं, करेंगे? ये साइंस के पास कुछ ऐसा प्रूफ नहीं है कि ये इंजेक्शन जो हैं उनकी ओवरी के अंदर में या अदर हेल्थ इश्यूज़ में कोई दिक्कत करते हैं। ये सिंपल और मॉडर्न इंजेक्शंस होते हैं। ऑलमोस्ट 100% ये जो इंजेक्शंस हैं ये फ़ीमेल खुद ही लगाती है। इस इंजेक्शन से उनके काम के तरीके पे किसी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए शाम को 5 बजे इंजेक्शन लगाना है, कोई भी काम कर रही हैं, घर का काम, प्रोफेशनली कुछ भी कर रही हैं, आपका टाइम हुआ, आप गई, फ्रिज से इंजेक्शन निकाला, लगाया, सिंपल। इट हार्डली वुड टेक 10 to 20 सेकेंड्स फॉर इंजेक्शंस टू बी डन। तो इंजेक्शन जो हैं वो जनरली किसी भी और चीज़ पे आपके रिएक्ट नहीं करते हैं। हाँ, हल्का फुल्का जैसे रेडनेस या ये होना जो है इस चीज़ में रह सकता है, लेकिन ब्रॉडली कहें तो ये इंजेक्शंस आजकल सेफ़ मानी जाती है। सर, एक प्रोसेस में मतलब कितने एग्स जो है वो फ्रीज होते हैं, या मल्टीपल केसेस में क्या हमें दोबारा दोबारा भी ये चीज़ें जी, करनी पड़ सकती हैं? अगर आप यंगर एज पे डिसीजन लेंगे 30 से 35 के बीच में, तो हो सकता है कि आपके एक ही गो में हमें 10 से लेके 15 तक एग्स मिल जाएं फ्रीज़ करने के लिए। लेकिन जितना डिसीजन लेट होता जाएगा एग फ्रीजिंग का, जितनी एज फीमेल की बढ़ती जाएगी, तो उतना ही उसके एग का रिज़र्व कम होगा, उतने ही एग्स जो हैं वो निकालने भी हमें मुश्किल पड़ेंगे। तो 30-35 में हो सकता है एक बार में ही, और 35 के ऊपर में हो सकता है कि हमें एक या दूसरी बार भी उसके एग्स निकालने पड़े। सर, जो औरत एग फ्रीजिंग करवा चुकी है उसके बाद के प्रिकॉशंस, उसको बाद में कैसे अपना ध्यान रखना है, उसके कुछ आप हमें बताना चाहेंगे? जनरली सेफ़ प्रोसेस होता है। एग्स निकालने के बाद वो जब जाएगी वापस, ठीक है, तो किसी भी चीज़ में कोई परेशानी हेल्थ इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो ये एग्स हम लोग लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग उसको एडवाइस करते हैं कि जैसे ही आपकी मैरिज होती है, मान लीजिए आपने 32 साल पे एग्स फ्रीज़ कराए हैं और आप 6 साल के बाद में मैरिज कर ली हैं 38 के अराउंड में आके, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग स्ट्रेट अवे उसको कहते हैं कि नेक्स्ट को यूज़ कर लें। हम वो उसको बुलाते हैं, हम उसको असेस करते हैं और पहले उसको नेचुरल के लिए थोड़ा सा छोड़ देते हैं कि देखें अगर वो नेचुरल प्रेग्नेंट हो पाती है, इनका ना यूसेज हो। अगर नहीं होती है या वो विलिंगली कहती है कि मुझे नेचुरल नहीं रखना है, तब हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये प्योर एंड प्योर देखा जाए तो सेफ़ प्रोसेस है। सर, आईवीएफ को लेकर स्पेशली हमारे इंडिया में बहुत सारा जो है वो मिथ हम कह सकते हैं भरा पड़ा है। तो एक ये भी है कि जो कहते हैं कि ऐसे एग फ्रीज करके जो बेबी बनता है उसका बेबी की हेल्थ पे भी इम्पेक्ट पड़ता नहीं, है, अब तो वो आप जी उनको जी कैसे बताएंगे? अब तो मैं बात करूं तो अब तो हज़ारों नहीं लाखों की गिनती में ऑल ओवर वर्ल्ड जो हैं आईवीएफ के बेबीज़ हो चुके हैं। और इसका भी साइंस के पास में कोई बहुत बड़ा एविडेंस या प्रमाण नहीं है कि आईवीएफ के बेबीज़ जो होते हैं वो कंपेयर टू नेचुरल काउंटर पार्ट्स कोई ज़्यादा उनमें परेशानी होती है, ऐसा नहीं है डाटा। अगर ब्रॉडली बात करें, इतने सारे सेलिब्रिटीज़ के आप बेबीज़ अब तो आप जानते हैं जो आईवीएफ के हो चुके हैं, तो आप नॉर्मली चाहें तो सेलिब्रिटीज भी 30-35 के बाद ही शादी शादी कराती हैं, करते तो हैं ठीक और है। उनकी तो भी बेबी। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी इशू आईवीएफ की बेबीज़ के साथ में होना चाहिए। सर, जब नेचुरली एग या स्पर्म को हम फ्रीज नहीं कर पाते तो एक डोनर कॉन्सेप्ट भी आता है, उसको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, डोनर कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि उन फीमेल्स में जहाँ पे एग की कैपेसिटी जो है वो बहुत कम हो चुकी है या फिर एग्स बनने बंद हो गए हैं, जैसे कि पीरियड्स, मीनोपॉज आ गया है,
तो 50 साल की एज तक हमें साइंस जो है फ़ीमेल को प्रेग्नेंट करना अलाउ करती है। आम तौर पे 42-43 की एज से लेकर 50 की एज के बीच में बात करें तो मेजॉरिटी जो फीमेल्स हैं उनको डोनर एग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनके एग्स की कैपेसिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी कम हुई होती है। तो डोनर का एक कॉन्सेप्ट जो बना है वो ये है कि कोई भी आके एग डोनेट करता है, ऐसा नहीं है। 2021 के बाद में जब ये लॉ स्ट्रिक्ट हुआ है तो उस लॉ के हिसाब से कुछ सरकार ने तय मापदंड रखे हुए हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि डोनर जो है वो कोई भी कपल अपने घर से ला सकता है जिसकी एज 23 से 35 तक निर्धारित होती है। ठीक है, डोनर जब भी आएगी, ठीक है, वो एक रजिस्टर्ड ART बैंक के थ्रू आएगी। IVF क्लिनिक्स भी नहीं ला सकते हैं, इट हैज़ टू कम फ्रॉम रजिस्टर्ड ART बैंक्स। जैसे ब्लड बैंक होते हैं वैसे ही IVF के भी बैंक्स होते हैं। तो उस बैंक से उस लड़की को रिक्रूट किया जाता है। उस लड़की की एज आम तौर पे 30 के आसपास रखी जाती है, यंगर एज ग्रुप रखा जाता है, जिसका मतलब होता है कि उसके एग्स अच्छे होंगे। उसका अल्ट्रासाउंड होता है कि वाकई उसके एग्स अच्छे हैं। उसके बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं कि उसको कोई बीमारी नहीं है। उसकी हिस्ट्री ली जाती है, उसके कंसेंट होते हैं, उसकी हेल्थ की इंश्योरेंस ली जाती है और उसके कानूनी यानी कि लीगल एफिडेविट दस्तावेज बनते हैं जो बना के लेकर आता है कपल। तो कपल का भी एफिडेविट रहता है और डोनर का भी एफिडेविट रहता है। जब ये इन सारी चीज़ों में वो पास होती है तो फिर उसको मैच किया जाता है उसके साथ में फ़ीमेल के आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप। अगर तो वो फ़ीमेल खुद लेके आ रही है अपना, ठीक है, तो जनरली हमें मैच की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारी जो प्रोसेसेस हैं इसके थ्रू जो है फिर डोनर को गुज़रना पड़ता है, तब जाके वो डोनेट कर पाती है। तो ये सब मिथ्स बनी हुई हैं कि कोई भी आके ऐसे डोनेट कर रहा है। इट हैज़ टू बी थ्रू द प्रॉपर चैनल और उसमें भी बहुत बहुत सारे अभी फुल स्टॉप्स लगे हुए हैं। सर ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं या फिर, क्योंकि कई लोग ये भी घबराते हैं, ये जी, चीज़ वो एक टैबू मानते हैं, तो उसमें क्या लॉ क्लियर नहीं है अभी इस चीज़ के ऊपर में। तो इसमें एनोनिमस रखा जाए। जब लॉ कह रहा है कि आप अपने घर से भी डोनर ला सकते हैं तो नेचुरली फिर कॉन्फिडेंशियलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, पर ये चीज़ें अलग है, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका मतलब होता है कि मैं एज अ डॉक्टर अगर मैं कोई डोनर उसको ट्रीट कर रहा हूँ तो मैं ये सारी ट्रीटमेंट को कॉन्फिडेंशियल रख रहा हूँ, यानी कि रिवील नहीं कर रहा हूँ। उन दोनों को आपस के अंदर में नेचुरली जब वो लेके आई है तो वो एक दूसरे को जानते हैं, उन्होंने हर चीज़ें मैच करी अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये कॉन्फिडेंशियल थी। इससे पहले जो है एनोनिमस चीज़ें हैं। एनोनिमस का मतलब रहता है कि देने वाले को नहीं पता है, लेने वाले को नहीं पता है। जैसे ब्लड होता है, ब्लड भी एनोनिमस है, किसने दिया, हमने सिर्फ यूज़ किया। तो ऐसे ही एनोनिमस का कॉन्सेप्ट था कि देने वाले को नहीं पता, लेने वाले को नहीं पता है। तो लॉ जो है इस चीज़ में क्लियर नहीं है कि इसको एनोनिमस रखना है या नॉन एनोनिमस रखना है। सर कोई भी जब डोनर लेके आता है कपल, तो वो नेचुरली बात है वो इमोशनली वीक ही होगा, तो उसको आप कैसे ऐसे उनको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उनकी काउंसलिंग होती है? सबसे पहला तो जो आपको चीज़ें बताई कि डोनर कैसे रिक्रूट होता है, हम उस चीज़ के ऊपर तवज्जो देते हैं, वक्त लगा के उसको समझाते हैं कि ऐसा नहीं है कि डोनर जो है ये कोई भी उठ के बनेगा, उसको तय मापदंड से जाना होता है। दूसरी चीज़ है कि आम तौर पे उनको गलतफहमी होती है कि अगर डोनर रहेगा तो उसमें से कुछ बीमारी, कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी, वो मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो साइंटिफिकली ऐसा नहीं होता है। इट इज़ जस्ट लाइक ए ब्लड, ठीक है। हम उनको समझाते हैं कि हमें जब भी भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाए, बहुत सारा खून बह जाए, तो हम लोग कहाँ से खून लेके आते हैं? हम लोग जाते हैं ब्लड बैंक से खून ले आते हैं। तो ब्लड कहाँ से आया? ब्लड किसी पेड़ पे नहीं लगा था, ब्लड किसी ने दिया तभी वो आपके पास में आया। तो उस ब्लड जिसने दिया उसको कहते हैं डोनर, जिसने ब्लड दिया है। ऐसे ही किडनी डोनर्स होते हैं, ऐसे ही लिवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, वो कोई देगा तभी वो चीज़ें होंगी। और इसी तरह से ही एग डोनेशन होती है। ये लेसर नोन चीज़ें हैं,
लोगों को नहीं पता है। तो बॉडी के अंदर में साइंस कहती है कि कोई चीज़ काम नहीं कर रही है या काम कम कर रही है या लॉस हो रहा है तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दैट। तो इसी तरह से ही एग है। हाँ, आज हम लोग ओवरी ट्रांसप्लांट नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम पे आप ये भी सुनो कि आप एक की ओवरी काम नहीं कर रही है, हमने लेप्रोस्कोप दूरबीन डाली, उसकी ओवरी निकाल दी, दूसरी डाल दी, पर अभी हमारे पास में ये साइंस अवेलेबल नहीं है। तो बेस्ट अवेलेबल साइंस है कि हमें वो चीज़ रिप्लेस करनी है किसी और की बना के। तो हम लोग एग किसी और के बना लेते हैं, फीमेल के काम नहीं करे उसका यूट्रस यूज़ करते हैं, एग लेके स्पर्म लेके एम्ब्रियो बना के रख देते हैं। तो इस तरह से जब आप कन्विंस करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो पेशेंट है वो कभी भी इस चीज़ को डिनाई करेगा। सर, आपको लगता है कि ये डोनर कॉन्सेप्ट है, इसने जो आईवीएफ का सक्सेस रेट है उसको बढ़ाया है, या फिर कोई चेंजेस कुछ उसमें बदलाव आया हो? आईवीएफ के अंदर अगर आप डोनर की बात करेंगे तो नए लॉस ने बहुत बड़ा चेंज लेके आई है, ठीक है। जो लॉस हैं वो इस डोनर के कॉन्सेप्ट को उसने क्या एक तरह से कहें कि स्ट्रीमलाइन किया है गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर में, जो एक बहुत बढ़िया स्टेप है कि किस तरह से इन चीज़ों को रिक्रूट करना चाहिए और किस चीज़ें से इसको मोबिलाइज़ करना चाहिए। डोनर जो हैं उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि डोनर्स जब भी हम लोग यूज़ करेंगे तो वो आपके आईवीएफ का सक्सेस रेट जो है ये बढ़ा देता है, ठीक है। कंपेयर टू अगर हम 40 की बात करें तो अगर हम आपके एग्स यूज़ कर रहे हैं वर्सेस डोनर एग्स यूज़ कर रहे हैं तो सक्सेस रेट में ऑलमोस्ट डबल का फ़र्क पड़ जाता है। तो डोनर कॉन्सेप्ट आपका हमेशा ही जो है सक्सेस रेट बेहतर देगा। सर, जो भी कपल्स या जो भी लेडीज़ जिनको एग फ्रीज़ करवाने हैं या बेबी प्लानिंग में दिक्कत आ रही है, वो कैसे आप तक पहुंच सकते हैं? हमारा व्हाट्सएप का नंबर, हमारी वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ईमेल्स हैं, तो किसी के थ्रू भी वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जनरली हम लोग ऑडियो कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन के लिए भी हमारी टीम जो है वो रेडी रहती है। सो आपसे आपका पर्सनल टाइम पूछ के जिसमें आप कंफर्टेबल हैं तो उसके अंदर में आपकी वीडियो कंसल्टेशन भी अरेंज की जाती है ताकि आपके आने से पहले जो आपकी कुछ क्वेरीज़ है वो हम लोग सॉल्व कर सके। फिर फाइनली आपको हम लोग ऑन साइड यानी कि हॉस्पिटल क्लिनिक में बुला के फाइनली आपको असेस करके कि उसकी आगे की प्रोसेस आपको बता देते हैं। थैंक यू सो मच सर, डॉक्टर सरब। हमारे जो दर्शक हैं, मुझे लगता है उनके काफ़ी जो डाउट्स हैं वो इस सेशन से क्लियर हो गए होंगे, तो थैंक यू सो मच। जी जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सरब, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आईवीएफ या ये पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर आपके जो भी सवाल होंगे वो इससे ज़रूर क्लियर हो गए होंगे। तो देखते रहिए आप द हेल्थ टॉक शो।